गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने स्पेक्ट्रा के बारे में अभ्यास किया था। ठीक है, उस स्पेक्ट्रा में हम लोगों ने परमाणु हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में चर्चा की थी कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिनको श्रेणी में विभाजित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऐसी 5 श्रेणी हैं जिसको हम लोग क्रम से याद रखते हैं और क्रम में ही बोलते हैं। पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पासन, चौथा ब्रैकेट और पांचवा फंड। ठीक है, उनके स्पेक्ट्रमिक क्षेत्र आपको याद करने हैं, टेबल 2.3 में दिया गया है। इस हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम की तुलना में सबसे सरल होता है, अर्थात कि दूसरे तत्वों की तुलना में अगर उसका अभ्यास करना हो तो उसका अभ्यास सबसे सरल पड़ता है। भारी परमाणुओं का रेखा स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होता है, परंतु सभी रेखा स्पेक्ट्रमों के कुछ लक्षण समान होते हैं। तो प्रत्येक तत्व जो होता है ना, उसका एक रेखा स्पेक्ट्रम हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो वैज्ञानिक जो आए हैं उन्होंने प्रत्येक परमाणु के लिए रेखा स्पेक्ट्रम जो है बनाया है और उसका अभ्यास किया है। उन रेखा स्पेक्ट्रम बोले तो एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें रेखाएं, विभिन्न दूरी पर रेखाएं होती हैं, उनमें कुछ लक्षण समान भी होते हैं। जैसे कि प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है। तो प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है, उसका मतलब ये है कि अन्य तत्व से उसका रेखा स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग होगा। तो पर्टिकुलर जो है रेखा स्पेक्ट्रम प्रत्येक परमाणु के लिए अपना खुद का अलग होता है, जिसको हम लोग पहचान सकते हैं। प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम में नियमितता भी होती है। तो हम लोगों के पास अगर कोई अज्ञात परमाणु हो और उसका रेखा स्पेक्ट्रम निकालेंगे और ज्ञात किए हुए सभी तत्वों से अगर उसकी तुलना करेंगे तो हम लोगों को उस तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और उस तत्व के बारे में जो अज्ञात है वो हम लोगों को पता लग जाता है कि ये कौन सा तत्व है। अब यह प्रश्न उठता है कि एक जैसे इन लक्षणों का क्या कारण हो सकता है? क्या इनका संबंध इन तत्वों के परमाणु की इलेक्ट्रॉन रचना से होता है? ऐसा क्यों है कि इनके रेखा स्पेक्ट्रम इस तरह से देखने को मिलते हैं? तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि पहला रीज़न ये है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक संरचना उनकी हो सकती है? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी है। हम आगे देखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तरों से हमें इन तत्वों के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझने में सुविधा हुई। तो इलेक्ट्रॉन संरचना देखो, अगर हम लोग 11th में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन संरचना आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग वो आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। देखो, बोर ने परमाणु का मॉडल तो दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोहर का हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल देख रहे हैं। अभी किसके लिए हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु का ही बोर मॉडल हम लोग देख रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील्स बोहर ने सन 1913 में की। आप सोचो, 1913 में बोहर ने परमाणु के लिए जो है बातचीत की थी, और हम लोग 1913 में कहाँ थे? तो हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटमीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। प्लांक ने जो क्वांटम थियरी दी थी, उस थियरी का इस्तेमाल इन्होंने किया। यद्यपि बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्कसंगत रूप से समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बोर का मॉडल निम्नलिखित अभिग्रहितों पर आधारित है। पहला,
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। उन्होंने क्या कहा कि एक नाभिक है, ठीक है, और नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और केंद्र से उसकी त्रिज्या भी निश्चित है और उसकी ऊर्जा भी निश्चित है। तो क्या निश्चित है? त्रिज्या और ऊर्जा दोनों निश्चित है, ठीक है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है उसे हम लोग कहते हैं कक्षा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा। के जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है नियमित वृत्ताकार पथ, नियमित वृत्ताकार पथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन से बड़े परमाणु लेते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कक्षा बढ़ती जाएगी और कक्षा केंद्र से क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी। फिलहाल हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही कक्षा बताई है। दूसरा क्या है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये जो केंद्र के आसपास इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है परमाणु के अंदर, उसकी कक्षा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात कक्षा कभी छोटी नहीं होती और कक्षा कभी बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा के अंदर कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मानो कि ये जो कक्षा है ना, इसको मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे जो है इसका जूम है। जूम मतलब बड़ा, ठीक है, ये बड़ा रूप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन केंद्र के आसपास घूम रहा है उसकी ऊर्जा अभी स्थिर है, लेकिन क्या करता है कि जब इसके ऊपर कोई ऊर्जा आपतित की जाए तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का शोषण करने के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसका पथ जो है ना केंद्र से दूर हो जाता है। केंद्र से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और ये जो ऊपर की तरफ चला गया उसे हम लोग कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। तो बाद में ये यहाँ नहीं मिलेगा, बाद में ये कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। केंद्र से क्या होगा? दूर। केंद्र से क्या होगा? दूर। तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है, ठीक है। जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। पहले वो ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न में से उच्च में जाएगा, निम्न में से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। कब? जब वो ऊर्जा का शोषण करेगा प्लस, और जब उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। और उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आएगा। बोलो समझ में आया? तो हमेशा ऊर्जा का परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग बाहर से उसको ऊर्जा दोगे तो वो निम्न स्तर में से कहाँ जाएगा? उच्च स्तर में। फिर वहाँ पर थोड़ी देर रहेगा, फिर उच्च स्तर से वापस निम्न स्तर में आएगा। कब? जब उसके अंदर की ऊर्जा कम हो जाएगी। तो पहले वो शोषण करेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी,
फिर वो उत्सर्जन करेगा, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। बोलो समझ में आया? थर्ड चीज़ क्या है? डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्था। डेल्टा ई का अंतर, उसका मतलब क्या हुआ? देखो, ऊर्जा, निम्न ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग एनर्जी ई से बताते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर वो भी ई है। ये निम्न ऊर्जा है E1, उच्च ऊर्जा है E2। तो इन दोनों के मध्य का अगर अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इन दोनों के मध्य का अंतर निकलेगा डेल्टा ई से, जिसमें अधिक ऊर्जा स्तर से माइनस निम्न ऊर्जा स्तर के, इसे कहा जाता है ऊर्जा में परिवर्तन, बराबर, डेल्टा ई। तो तीसरा चीज़ ये है कि डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है कि यहाँ पर जो ऊर्जा का शोषण हुआ और बाद में ऊर्जा का जो उत्सर्जन हुआ, तो कितनी ऊर्जा का शोषण हुआ और कितनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ, वो माइनस करने से ही पता लगा सकते हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम लोगों को ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मिल जाएगा। तो उसका सूत्र क्या है? तो उसके लिए जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में से वापस उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है, तब उसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है और जो विकिरण उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जित होने वाली विकिरण की आवृत्ति का सूत्र यहाँ पर दिया गया है, V = डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई दैट मीन्स व्हाट? उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर डिवाइड बाय एच। और हम लोगों को पता है कि E1 क्या है, कि भाई E1 जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा, और E2 क्या है? उच्च ऊर्जा। H क्या है? लांक स्थिरांक। ठीक है। इस समीकरण को बोर का आवृत्ति का नियम कहते हैं। तो ये जो पूरा सूत्र मिला है, ये सूत्र हम लोगों ने आवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया है, इसीलिए इसे कहा जाएगा बोर का आवृत्ति का नियम। देखो, पढ़ने में आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। जिसको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी, उसको आगे आने वाली बड़ी बड़ी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इसको स्वीकार करना है और इसको सीखना है, इसको समझना है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, बिना वजह, बिना कारण। ये हो गया, कोई बात नहीं, मंजूर है हमको। तो थियरी जो हम लोग चला रहे हैं ना, ऐसा होता है, ये हमको मानना है, इस पर विश्वास करना है, और इसको जैसे चलाया जा रहा है वैसे उसको समझना है, उसको दिलो दिमाग में उतारना भी है। आप लोग हमेशा, विद्यार्थी क्या करते हैं कि हमेशा अच्छे मार्क लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अच्छे मार्क तभी आ सकते हैं जब इसको समझा होगा, उसको जाना होगा, उसको गहराई से पढ़ा होगा। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं? इसको रटने की कोशिश करते हैं। क्या सर ये एग्ज़ाम में सवाल आएगा? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। केमिस्ट्री के अंदर ये जो चीज़ सिखाया जा रहा है ना, वो नॉलेज है। वो नॉलेज कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। इसको हम लोग रट नहीं सकते, इसको हम लोग समझ सकते हैं। क्या ये थियरी आएगी? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये नॉलेज है, ये मैं पक्का तौर पे बोलता हूँ, और ये आगे जाके काम में आएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है। तो हमेशा रटने का आशय छोड़ दो। अब आप लोग 11वीं में आ चुके हो, अब आप लोग 9वीं 10वीं में नहीं हो कि थियरियाँ रट लेते थे और वही थियरियाँ आ जाती थी, सर ने IMP दी थी वही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब इसको हमको समझना है समझदारी से। जैसे हम लोग पूरे दिन भर हमारे जीवन काल के अंदर आसपास जो हमारे आसपास जो घटनाएं बनती हैं, वो हमको कैसे याद रहती हैं। ठीक है ना। कल हम लोग जो है
1 किलो घी लाए, या तो 3 थैली गोल्ड लाए, 2 थैली दूध लाए थे, परसों लाए थे, तो वो कैसा याद रहता है, वैसा ही ये व्यवहार के तौर पर हमको याद रखना है, इसको रटना नहीं। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। तो हमको ये समझना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर ने जो मॉडल दिया था उसमें इलेक्ट्रॉन नियमित वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उसकी ऊर्जा और त्रिज्या स्थिर रहती है। लेकिन ये कक्षा में परिवर्तन हो सकता है, कक्षा बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऊर्जा पर। यदि उसको ऊर्जा प्राप्त हुई तो वो निम्न में से उच्च में जाएगा, और उसकी ऊर्जा में कमी आई तो उच्च में से वो निम्न में आएगा। तब कक्षा में क्रमशः वृद्धि या तो कमी आती है। तब उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और जब ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तब उसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति में बदल जाता है। आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति का ये सूत्र दिया जो बोहर ने दिया, जो ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के कारण जो आवृत्ति में परिवर्तन होता है वो यहाँ पे दिया गया है, उसका सूत्र। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो नियमित वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उसके अंदर कोणीय संवेग होता है। क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन केंद्र के आसपास नियमित वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब उसके अंदर एक कोणीय संवेग होता है जो स्थायी होता है, ठीक है ना। तो उसको निम्नलिखित स्वरूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है कि भाई वेग के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी हो, वेग के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी हो, तब हम लोग उसे कोणीय संवेग के तौर पर जानते हैं। तो उसका कोणीय संवेग होगा द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। द्रव्यमान किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए कहा गया me। तो उसका कोणीय संवेग है NH/2π, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 अनगिनत हो सकती है। ये n जो है ना कक्षा का क्रम है, h। चलो सारे टर्म्स देख लेते हैं, सारे टर्म्स क्या हैं, सारे घटक क्या हैं। me ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। v वो है वेग। देखो इसमें चोटी है, इसमें चोटी नहीं है, ये आवृत्ति है, ये वेग है। r त्रिज्या है, केंद्र से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की दूरी। n कक्षा का क्रम, h प्लांक स्थिरांक। तो ये हैं सूत्र के सारे घटक। अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक हो। तो केंद्र के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या घूमना चाहता है वो उस ही वृत्ताकार पथ पर घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π के गुणांक में हो, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि कोणीय संवेग क्वांटित है। कोणीय संवेग क्या है, क्वांटित है। जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटिक मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। तो जब इसका कोणीय संवेग बदल जाए, अर्थात ये अपने मूल पथ, मानो कि इस पथ को हम लोग मूल पथ बोलते हैं, मानो कि इसका मूल पथ से वो दूर हो जाता है, दूर हो जाता है तब उसने ऊर्जा को प्राप्त किया होगा। यदि वो पास में हो जाता है तब उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया होगा, ठीक है। तो ऊर्जा का अवशोषण करके तो त्रिज्या बढ़ेगी,
लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन करे तो त्रिज्या घटेगी। अर्थात ये केंद्र से दूर जाएगा और ये केंद्र से पास में आएगा। ठीक है, तो उसका कोणीय संवेग जो है वो फिक्स होता है। मानो कि कोणीय संवेग फिक्स है, लेकिन उसका कोणीय संवेग बदल गया। कोणीय संवेग बदल गया उसका मतलब ये हुआ, तो या तो उसने ऊर्जा का शोषण किया है या तो उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया है। क्योंकि अगर कोणीय संवेग बदलेगा तो केंद्र से या तो वो दूर जाएगा या तो केंद्र के करीब आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऊर्जा का या तो क्रमशः शोषण करते हैं या तो उत्सर्जन करते हैं। अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्षा ही अनुमत होते हैं। बोर की स्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी काफ़ी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। अभी आपका लेवल नहीं है। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? ठीक है, तो पहला तो बोहर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। पहली, इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n = 1 to 3 के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है नियमित कक्षाओं में, उस कक्षाओं को नंबर दिया गया है n = 1 2 3 अनगिनत। जो हम लोग देना चाहें तो वो पूर्णांक संख्या में हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्थायी अवस्था में दर्शा सकते हैं। मानो कि ये n = 1 है तो ये n = 2 होगा, ये n = 3 होगा। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये जो n है ना, n को हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा है स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो जिस त्रिज्या पर, मतलब कि जो नियमित वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उसकी त्रिज्या कैसी है, कितनी है, उस त्रिज्या के बारे में, स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या ऐसे निकलेगी Rn = n² A0, जहाँ A0 है 52.9 पिकोमीटर। हमने पहला चैप्टर जब पढ़ा था तब मैंने कहा था कि अलग अलग मात्रा के उसमें पिकोमीटर बार बार आएगा। पिको मतलब कि 10⁻12। ठीक है, पिको मतलब 10⁻12। इस प्रकार पहली स्थायी अवस्था जिसे बोर कक्षा कहा जाता है उसकी त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होती है, क्योंकि n = क्या है 1 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पहली कक्षा है तो पहली कक्षा के लिए सभी परमाणु के लिए, सभी हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी परमाणु, सभी परमाणु के लिए अगर पहली कक्षा लेते हैं, पहली कक्षा n = 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और A0 का मान 52.9 है। तो अर्थात हमको Rn मिलेगा 52.9 pm। तो हमेशा पहली कक्षा केंद्र से इतनी दूरी पर होती है और उसकी त्रिज्या कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, आज हम लोग समीकरण नंबर 2.12 तक रखते हैं, फिर उसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।